नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। करीब 8 साल के लंबे इंतजार के बाद वकीलों के सियासत का सबसे बड़ा रण तैयार है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का इलेक्शन इस बार सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि बदलाव की दस्तक बन चुका है। रिकॉर्ड 234 उम्मीदवार, 84,000 से ज्यादा वोटर और 25 सीटें, जिनमें 23 पर सीधा चुनावी मुकाबला और पहली बार महिलाओं के लिए आरक्षित 5 सीट। यानी बेसियार की चुनावी जंग सिर्फ कुर्सी की नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व, भागीदारी और नई दिशा की है। एक तरफ दशकों का अनुभव रखने वाले दिग्गज अधिवक्ता, तो दूसरी तरफ नई सोच, नए विजन के साथ मैदान में उतरे पूरे जोश से लबरेज युवा चेहरे। ऐसे में मुकाबला सिर्फ कड़ा ही नहीं है बल्कि बेहद दिलचस्प भी हो गया है। तो सवाल यह है कि क्या इस बार बीसीआर में दिखेगा नया नेतृत्व, क्या अनुभव भारी पड़ेगा या युवा जोश बदलेगा तस्वीर, और क्या महिला आरक्षण से बदलेंगे बार काउंसिल के चुनावी समीकरण। आखिर कौन जीतेगा वकीलों का भरोसा और किसका होगा दबदबा, आज बात इसी खास मुद्दे पर। जिनकी 50 साल से ज्यादा वकालत है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और जिनका 1 साल या 2 साल हुआ वो भी इसमें चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार महिलाओं का उत्साह भी देखने को बनता है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो है हम साथ साथ कंधे से कंधा मिला के साथ चल रहे हैं। और चले इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं। चर्चा में मौजूद हैं राजेंद्र सिंह नरूका जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री राम राज्य मिशन से। बहुत स्वागत है आपका राजेंद्र जी। हमारे साथ दीपक गहलोत जी है, विधि विशेषज्ञ। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत राजेंद्र जी आपसे ही करना चाहूंगी। 8 सालों के बाद चुनाव होना, क्या आपको लगता है कि ये चुनाव तस्वीर बदलेंगे, एक नई सोच को दस्तक देंगे, या सिर्फ चेहरे बदलेंगे, सिस्टम वही का वही रहेगा? आप सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के बहुत बड़े वकील रहे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है, इसलिए आप सबको बधाई देता हूं और उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। उनके द्वारा हमारे इस संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष भी थे, और पूरा खाका हमारे पास आज है और उसी के कारण हम आज कानून के इस बारे में बात कर रहे हैं जी। जहां तक बीसीआर यानी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की बात है, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक हिस्सा है। बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं। लोगों को लगता है कि अभी तो चुनाव हुए थे बार एसोसिएशन के। अभी जब आप 8 साल बोल रही थी तो बहुत से दर्शक समझ रहे होंगे कि नहीं, थोड़े दिन पहले चुनाव हुए थे। बिल्कुल। एक्चुअल में एसोसिएशन सोसाइटी में रजिस्टर्ड होने वाली एक संस्था है, उसको कोई अधिकार नहीं है। वो अपने उनकी एक यूनियन टाइप, जैसे ट्रेड यूनियंस होते हैं। जबकि जो काउंसिल है, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक संवैधानिक संस्था है और अधिकार संपन्न संस्था है। हम ये जान लें कि जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान है, उसमें राजस्थान में प्रैक्टिस करने वाले समस्त वकील उसके द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, रेगुलेटेड होते हैं, उनका प्रशासन होता है और उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखना भी उनकी जिम्मेदारी होती है और न्याय किस तरह प्रदेश में काम करे इसकी जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ हाई कोर्ट के जो जजेज बनते हैं उनका भी कहीं न कहीं इन बार काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं इनसे कनेक्शन होता है। अब बात जो इसमें उठ रही है कि चुनाव नहीं हुए, यानी 8 साल में चुनाव हो रहे हैं, जबकि नियम अनुसार 5 साल में चुनाव होने चाहिए। ये ठीक वैसा ही है कि कोई राजस्थान की विधानसभा के 5 साल हो जाएं और फिर 8 साल तक उसके चुनाव नहीं हो, अर्थात नए वकीलों का प्रतिनिधित्व उसमें नहीं जुड़े। हर 5 साल में अवसर मिलता है वकीलों का और वकीलों की एक लंबी बड़ी खेप युवा वकीलों के रूप में उसमें आती है और वो अपनी पसंद का योग्य नेतृत्व को, विजनरी लोगों को उसमें चुनते हैं। पर जब आप अवसर ही नहीं दोगे 5 साल के बाद, और ये भी चुनाव हो नहीं रहे हैं, मैं करेक्ट कर दूं यहां, ये चुनाव हो रहे हैं एक एडवोकेट श्याम बिहारी वैष्णव जी के द्वारा प्रयास करने पर। इस बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ही नहीं, पूरे देश की बार काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से वो जीत के आए कि ये लोग अवैध रूप से बैठे हैं, अर्थात राजस्थान विधानसभा 5 साल में खत्म हो जाए और बैठी ही रहे, भजनलाल जी बने रहे। मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप बहुत विस्तार से बता रहे हो, बिल्कुल ठीक है। कई ऐसे लोगों के जहन में सवाल है जिसका जवाब आपसे, आप लोगों से चर्चा इस मुद्दे पर करके मिलेगा। 5 साल में चुनाव होने चाहिए लेकिन चुनाव नहीं हुए। लेकिन चुनाव नहीं हुए तो उस पर कोई तो ऐसे नियम होंगे जिसकी पालना करनी होगी और चुनाव कराना ही पड़ेगा। अपनी मनमर्जी इसमें कैसे चल सकती है? ऐसा क्यों हुआ? किसकी चली? मैं आपको निवेदन करूं
आज का जो हमारा मुद्दा है वो यही होना चाहिए कि आखिर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान हो चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, ये दबाव में कैसे आ जाते हैं? कौन सा दबाव है? राजनीति का दबाव है या फिर कोई और प्रेशर है कि ये मनमानी करने लगे और संविधान को उठाकर ताक में रख दें, चाहे वो बार काउंसिल का संविधान हो या देश का हो या कानून का हो। इस बारे में निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वकील साथियों को भी और आम जनता को तो बिल्कुल ही नहीं पता कि ये किस चीज का नाम है बार काउंसिल। जब इसके अध्यक्ष अवैध हो गए, 5 साल बाद देखा जाए तो वो अवैध हो गए क्योंकि उनकी एक्सपायरी डेट हो गई। ये ऐसे ही है कि आपके पास पैरासीटामोल जेब में है लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट हो गई। अब एक्सपायरी डेट जो है निश्चित रूप से शरीर को नुकसान देने देती है, तो ये भी हमारी न्यायिक प्रक्रिया को नुकसान दिया है। इसमें कई ऐसे फैसले हुए हैं। एक मदर एजेंसी है ये वकीलों की, इवन जस्टिसों की भी, क्योंकि जस्टिस तो पोस्ट है, उसकी जो मूल जो पहचान है वो तो एडवोकेट ही है। एवरी जज पहले एडवोकेट है और बाद में भी एडवोकेट रहेगा रिटायरमेंट के बाद भी। तो इसमें ये कैंसरिक चीज कैसे घुस गई कि आप चुनाव नहीं करा रहे हैं और साथ ही साथ जिन एडवोकेटों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं आप उनके खिलाफ फैसला सुनाते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक फैसला मैं आपको बता दूं, एक एडवोकेट थे, उन्होंने जूता उठा लिया जस्टिस पे, चलो उन्होंने गलत किया और उनको कुछ भी हो, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो अवैध अध्यक्ष, अब ये सभी अवैध हैं जब इनकी एक्सपायरी डेट हो गई, तो आदरणीय मनन मिश्रा साहब जो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने बिना उनकी बात सुने उन्हें सस्पेंड कर दिया। ऐसे ही राजस्थान में एक केस है, आपने नाम सुना होगा, एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी, उनके ऊपर कुछ केस चले थे अशोक गहलोत की सरकार में। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने अपने वकील के साथ खड़े होने के बजाय उस वकील को सस्पेंड कर दिया और उसका पूरा परिवार और सब परेशान। ये ऐसे ही है कि हम मतदाता चुने या एमपी चुने प्राइम मिनिस्टर और फिर एमपीओ को परेशान किया जाए और प्राइम मिनिस्टर उल्टा एमपीओ पर एक्शन ले। तो ये महसूस करने की बात ये है कि आखिर ये जो अध्यक्ष बनते हैं या बार काउंसिल के जो मेंबर हैं, ये दबाव में किससे आते हैं और राजनीति के कैसे शिकार? बिल्कुल राजन जी, बेहद अहम सवाल आपने उठाया और जरूरी भी है कि कौन है जो जड़ जमाए बैठे हैं और कौन है जो ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहा है और इंसाफ नहीं मिल रहा है। अगर जिनकी जिम्मेदारी है तो सवाल उठने भी चाहिए। हमारे साथ दीपक गहलोत जी भी है, विधि विशेषज्ञ। दीपक जी बहुत स्वागत है आपका। बेहद अहम सवाल है। देखिए, चुनाव 5 साल में होने चाहिए और बहुत ही अच्छे से राजेंद्र जी ने सरल शब्दों में समझाया कि आखिर क्यों है, क्यों जरूरी है। अब जबकि 8 साल बाद चुनाव हो रहे हैं तो समझा जा सकता है कि कितना जोश वकीलों में भी होगा, कितना उत्साह होगा। 84,000 वोटर हैं, वकील वोटर है जो पूरे प्रदेश से वोट कास्ट करेंगे। 238 के करीब उम्मीदवार है। लेकिन दीपक जी, कौन सी ऐसी चीज है, क्योंकि हर बार होता है कि चेहरे बदलने की बात हो रही है और सिस्टम बदलने की बात हो रही है, जो गड़बड़ियां, जो शिकायतें हैं वो दूर हो, इस उम्मीद के साथ आने वाले जो 25 अहम सीटें जिसमें नए चेहरे नजर आएंगे उन्हें होना चाहिए और ये तय भी वकील ही करेंगे। लेकिन अभी की जो खामी नजर आती है, इस चुनाव से उम्मीद कितनी ज्यादा है? क्या आपको लगता है कि बदलने वाला है? मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपनी बात शुरू करूंगा और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भारत देश जो विश्व में लोकतंत्र का जनक कहा जाता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है, उस डेमोक्रेसी के जो 4 स्तंभ हैं उसमें से एक लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड मीडिया। उन 4 स्तंभों में से एक स्तंभ जो कि सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जुडिशरी को सबसे बड़ी ताकत इस प्रकार की हासिल है कि वो इनमें से किसी भी बाकी स्तंभों में से किसी को भी अपने पास तलब कर सकते हैं और उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो विधि, जब न्यायपालिका की बात आती है तो उसके चुनावों में जब डिले होता है तो उस सिस्टम को पारदर्शी रखते हुए समय पर चुनाव कराए जाने बहुत ही ज्यादा अहम है। इनमें किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए। ये भी एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि हर प्रकार के चुनाव, चाहे वो लोकतंत्र में जब राजनीतिक चुनाव होते हैं हर 5 साल में, उसके लिए देश के सभी वर्गों में एक बहुत बड़ा उत्साह देखा जाता है। लेकिन जब न्यायपालिका की बात आती है तो मैं यह मानता हूं कि न्यायपालिका में काम करने वाले सभी वकील, जज, ये लोकतंत्र के रक्षक होते हैं। जब लोकतंत्र के रक्षक जब ये है और इनके चुनावों में इस प्रकार से गैर संवैधानिक रूप से देरी करवाना, जैसा कि नरूका जी ने कहा कि सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया 5 वर्षों में और उसके पश्चात भी कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना बैठा है अगले 8 वर्षों तक, तो इसको मैं जैसे 1975 में एक बार इमरजेंसी लागू हुई थी उसी प्रकार से देखता हूं कि अपनी सीट को बचाए रखने के लिए चुनावों को ही लेट करवा दिया गया। तो
इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बार काउंसिलों में ऐसा कहा जाता है कि भ्रष्टाचार, मैं किसी बात को स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूं, लेकिन भ्रष्टाचार जुडिशरी में सबसे ज्यादा देखा जाता है, ऐसा सामान्य रूप से कहा जाता है। और इसकी बहुत सारी चीजें भी, अब राजस्थान की हम बात करें बार काउंसिल की, तो बार काउंसिल के जो 25 सदस्य चुने जाते हैं, इनकी एक मीटिंग हर महीने की जाती है। उस मीटिंग के लिए राजस्थान के बार काउंसिल के सदस्य मलेशिया मीटिंग करने के लिए जाते हैं। ये अपने आप में हंसने की बात है। क्या राजस्थान में कोई जगह कम पड़ गई थी क्या? दो जगह पे हाई कोर्ट राजस्थान में है, एक जगह पे ब्रांच हाई कोर्ट बैठता, दूसरी जगह पे बार है, बेंच है। वहां पे उनको पूरे राजस्थान में कोई जगह नहीं मिली। वो घूमने के लिए 25 लोग मलेशिया चले गए। और बजट जी, बजट अब अगर आप मीटिंग करने मलेशिया जा रहे हैं तो किस, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि बार काउंसिल भारत के अंदर 2 रुपए में एक फोटोकॉपी होती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। उस फोटोकॉपी के राजस्थान बार काउंसिल में 100 रुपए चार्ज किए जाते हैं एक पेज फोटोकॉपी के। वो पैसा मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन ये तो बहुत ही मनमर्जी ऐसे। और सवाल तो ये है कि किसी ने इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? ऐसे मनमर्जी कैसे चल सकती है? देखिए, राजन जी, मैं निवेदन करूं, हाँ, चोर जो चोरी करता है ना, वो चोरी घर से सीखता है। हाँ, कहते हैं, पुरानी कहावत है कि चोर को क्या मारना, चोर की मां को मारना। न्यायाधीशों की जननी संस्था यदि इस तरह भ्रष्टाचार करेगी कि 2 रुपए की कॉपी को 500 रुपए में कॉपी कराए, और मीटिंग होनी चाहिए। राजस्थान अपने आप में एक बहुत खूबसूरत राज्य है। बिल्कुल, दुनिया भर के लोग यहां शादी करने और मीटिंग करने के लिए आते हैं। हमारे बड़े मलेशिया जा रहे हैं और फिर मीटिंग वहां करें। चलो भाड़ में जाए मीटिंग, जहां भी हो जाए। दुर्भाग्य ये है कि इस तरह जो लूट कर रहे हैं ये फोटोकॉपी का, ये किससे कर रहे हैं? इन मासूम वकीलों से, जो बेचारे नए नए आकर के रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और फिर इनके ऊपर कोई आंच आ जाए। देखो, जब व्यक्ति काम करता है, जैसे हमने देखा है टीचर्स काम करते हैं, तो टीचर्स एसोसिएशन टीचर्स के साथ खड़ी होती है। डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, मेडिकल काउंसिल उनके साथ खड़ी होती है। सीए प्रैक्टिस करते हैं, सीए काउंसिल उनके साथ खड़ी होती है। एसोसिएशन काउंसिल तो बनता ही इसलिए, इसी बात के लिए बनता है। हमारे साथ कोई अन्याय हो तो हमारी संसद और विधानसभा खड़ी होती है हमारे साथ में। ये दुर्भाग्य ये है, चुने वकील चुने जाएं वकीलों में से, और ये साथ खड़े होते हैं सरकारों के, और पपेट बन जाते हैं। पिछली बार जब हमने देखा है, अशोक गहलोत जी निर्णय लेते थे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या काम करेगी। आजकल भजनलाल जी निर्णय ले रहे हैं। अरे तो फिर ये इन बार काउंसिलों को बनाने का मकसद क्या है? ये जब जज बनते हैं, देखो हम सब जानते हैं कि जुडिशरी, जो लोअर जुडिशरी है, उसका सिलेक्शन होता है पीएससी से, या अलग उसका जुडिशरी का सिस्टम है। लेकिन हायर जुडिशरी, यानी जो हाई कोर्ट जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये कहां से बनते हैं? अब इनके जजों को बनने में आपका एडीजी जैसे जो बनते हैं वो तो बहुत कम बनते हैं वहां। ये बार काउंसिल द्वारा एक लॉबिंग की जाती है, और उस लॉबिंग के जरिए ये जज बनते हैं, नाम रिकमेंड करते हैं और सरकार को भेजते हैं। सरकार इनकी मानती है। होना तो ये चाहिए कि स्ट्रांगली ये रिकमेंड करें और सरकार बाध्य हो। ये देखिए, नियम ये है कि 2 बार यदि कलेजियम भेज दे तो उसको सरकार बाध्य है उसकी नियुक्ति के लिए। लेकिन ये क्या करते हैं, सरकार भेजती है, अब की बार अशोक गहलोत जी के दामाद को बना दो, अब की बार इसे बना दो, अब की बार फलाने जस्टिस साहब के ये आ गए हैं भंडारी जी, अब की बार मेहता जी, अब की बार सिंघवी साहब, इनको बना दो। मेरा जो कंसर्न है ये है कि मैं हूं रामराज मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं रामराज्य को पुनः स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। अरे रामराज आएगा कैसे? रामराज का मतलब देखिए प्रशासन से नहीं है, रामराज का मतलब है न्याय की धारणा से। भगवान श्री राम की अयोध्या में एक साधारण से व्यक्ति ने यह कहा कि जैसा मैं अपने परिवार में रहता हूं वैसे ही हमारा राजा रहे। तो माता सीता जी को श्री राम जी के यहां से जाकर वन में वाल्मीकि जी के आश्रम में रहना पड़ा। यानी न्याय के राज्य को राम दुहाई कहते हैं। राम राज्य का मतलब यही है। राम राज्य कैसे आएगा? जब आप यहां सरकारों की मनमानी चलाएंगे। हम सब ने देखा है, इसी राजस्थान में देखा है। ठीक है, ये 8 साल से ये बैठे हैं अवैध रूप से, और फिर वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। अरे जो 8 साल 3 साल खींच गए,
उनके तो चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए, पर वो चुनाव लड़े। लेकिन देखिए, चुनाव लड़ने का तो अधिकार है, लेकिन अब जीते नहीं जीते वो तो बाकियों को तय करना है जो वोट कास्ट करेंगे। लेकिन डिफॉल्टी हो गए, वो सजा हो गई, उस संस्था के संविधान में उनका विश्वास नहीं, अवैध रूप से वो बने रहे, तो ऐसा एक नियम तो होना चाहिए ना कि जैसे कोई जबरदस्ती प्रधानमंत्री बना रह जाए और फिर कहे कि नहीं मैं भी फिर लाइन में लग जाऊं, तो ये तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। और अब चुनाव पे आते हैं दीपक जी, क्योंकि 234 उम्मीदवार हैं जो मैदान में हैं, 84,000 के करीब यहाँ पर वोटर्स भी रहेंगे। लेकिन इस बार चुनाव जोरे बहुत दिलचस्प माने जा रहे हैं, क्योंकि एक वो भी है जिसको 54 साल का अनुभव है इसमें, और एक वो भी है जिसने अभी नया रजिस्ट्रेशन कराया है इस काउंसिल में। तो ऐसे में युवा जोश और अनुभव की हम बात कर लें, कितना जरूरी है कि दोनों तरह के चेहरे आए? मैदान में हर प्रकार के उम्मीदवार मौजूद हैं, जिसको 54 वर्ष का एक्सपीरियंस है वो भी हैं, और जिनका रजिस्ट्रेशन ही 2025 दिसंबर में हुआ है, 4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो भी आज मैदान में खड़े हैं। ये एक स्वस्थ डेमोक्रेसी की पहचान मैं मानता हूँ इस चीज़ को, कि बहुत अच्छे से हो रहा है। और ये जो चुनाव हो रहे हैं इनमें लोगों को अपना, और वकील भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और बाकी जनता का भी काफी उत्साह इसमें दिख रहा है कि वो फैसलों के ऊपर नजर टिका के बैठे हैं कि किस प्रकार से हो। मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन नरूका साहब की भी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो राजपूत समाज के लोगों से अनुरोध कर रहे थे कि राजपूत कैंडिडेट्स को वोट दो और ऐसे करो। तो राजेंद्र नरूका जी का इस चुनाव से कोई, ये नहीं कहा था राजपूत कैंडिडेट को, मैंने कहा था महिलाओं को। मेरा यह मानना है कि महिला न्याय के मामले में, हम सब जानते हैं पुरुष कुछ भी गड़बड़ी कराता है, लेकिन घर की महिलाएं न्याय को नहीं छोड़ती हैं। महिलाओं को इसमें आरक्षण मिला, 5 सीट, 5 नहीं 7 सीट है, 5 के लिए चुनाव हो रहा है, 2 नॉमिनेट। तो राजेंद्र जी, आपकी अपील में जातिवादी है महिला, पहली बात। दूसरा है राजपूत महिला, और मैं इसको डिफाइन करने के लिए या इस बात को पूरी तरह समझा सकता हूं क्यों। राम राज्य की बात हो रही है ना, न्याय में क्योंकि वक्त खत्म होने वाला है। देखिए ये अपने अपने विचार हो सकते हैं। देखिए जब चुनाव होते हैं, न्याय में जो क्षत्रिय व्यक्ति है वो औरों से श्रेष्ठ साबित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और चूंकि इस भारत में लोकतंत्र में जातीय व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री तक कहते हैं पिछड़ा, आदिवासी, दलित, ये देखिए कोई बात नहीं, ठीक है, हर कोई बोलता है अपने समाज, अपने लोग। मेरा यह मानना है कि विकसित भारत के लिए भारत में सभी को जाति से बाहर निकलकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा लेकिन बिल्कुल दीपक जी, ये आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन आज के वक्त में कितनी भी आप ये बात कह लो, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो उसमें जाति आती ही है। फिर वो कैंडिडेट के लिए हो, वो वोटर्स के लिए, उससे भी लुभाने की कोशिश होती है, ये अलग बात है। लेकिन आप अभी बार काउंसिल की बात कर रहे हैं राजस्थान की, कि तस्वीर क्या थी और इसे बदलने की बहुत जरूरत है, नेतृत्व परिवर्तन की बहुत जरूरत है। 25 ये जो सीट है जिसके लिए चुनाव हो रहे हैं, 25 वो नए चेहरे यहां पर सामने आएंगे, उनके, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं एक कमेंट जरूर इस पर चाहूंगा, उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी? क्योंकि दबाव ना हो, राजनीतिक दबाव ना हो, और स्वतंत्र होकर आप निर्णय ले सके, ट्रांसपेरेंसी यहां पर हो। ये होना चाहिए ना कि जो आप कर रहे हो वो सबकी नजर में होना चाहिए और ईमानदारी से हो, मंशा साफ हो। मेरा पूरा विश्वास है कि इस बार जो बार काउंसिल जीत के आएगी, जिस प्रकार से युवा जोश का इसमें अनुभव मैं कर रहा हूं, देख रहा हूं, जिस प्रकार से युवा आगे बढ़ बढ़कर प्रचार कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और हर एक कैंडिडेट को वकीलों की बेंचेस पे जाके जब हम देखेंगे तो वो हर एक कैंडिडेट को डिस्कस कर रहे हैं आपस में। तो आने वाले समय में जो भी 25 उम्मीदवार यहाँ से चुन के आगे जाएंगे, बार काउंसिल मेंबर्स जो राजस्थान के बनेंगे, वो उनके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा रहेगी, ताकि वो जवाबदेह रहेंगे बाकी पूरे वकीलों के प्रति, पूरे समाज के प्रति, पूरे सिस्टम के प्रति। ठीक है राजेंद्र जी, आपको लगता है कि ये चुनाव है जो वकीलों का भविष्य तय करेगा? देखो, वकीलों का भविष्य, अच्छे लोग आ जाएं, ये एक जुआ है, आ भी सकते हैं, नहीं भी। जिस ढंग से लॉबिंग हो रही है और भारी पैसा बांटा जा रहा है, जातीय कार्ड सभी खेल रहे हैं, तो ये सोच लें कि अच्छे आ जाएंगे। हालांकि 5-7 अच्छे खड़े, मैंने तो सुना है विजन डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया लोगों ने, अपना विजन ही नहीं लिखा। मेरा एक सुझाव है जो शायद पूरे देश को, नॉट केवल राजस्थान ही नहीं, पूरे देश को समझना चाहिए कि राजनीतिक रूप से दबाव को कम करने के लिए और बार काउंसिलों पर दबाव कम करने के लिए हमारे देश में द्विसदनीय व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में 12 सीट नॉमिनेटेड रही हैं अभी तक। 12 सीटों में जितनी भी काउंसिल हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल, सीए काउंसिल, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग की, इन काउंसिलों के जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं, वो उनके पदे राज्यसभा सदस्य होने चाहिए, न कि मनन मिश्रा की तरह किसी पार्टी की जाकर उनको चमचागिरी करनी पड़े और फिर पार्टी के टिकट से राज्यसभा में बने। स्टेट काउंसिल में यह होना चाहिए, जहां द्विसदनीय है, जहां काउंसिल है,
जो जहां परिषद है, विधान परिषद, वहां तो उनकी परिषद में सीट हो जाए। और मान लीजिए जैसे राजस्थान में परिषद नहीं है, विधानसभा है राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, तो विधानसभा में 10-12 सीट नॉमिनेट रखी जाए। और ये लोग, चूंकि देखो नेतृत्व की सबको इच्छा है, तो जब ये पदेन है 20 लाख वकीलों का प्रतिनिधित्व करने वाला वाकई एक राज्यसभा सांसद होने लायक है। और वो पदेन रूप से राज्यसभा में बिना चुनाव के, क्योंकि चुनाव तो ये हो ही गया, वो राज्यसभा में बैठना चाहिए और सभी काउंसिलों के बैठने चाहिए, स्टेट में भी बैठने चाहिए। आज ये हो सकता है किसी को ठीक नहीं लगे, लेकिन इसको स्वस्थ करने के लिए और राजनीतिक दबाव को खत्म करने के, जब वो सांसद के इक्विवेलेंट हो जाएगा वो व्यक्ति, तो वो क्यों किसी पार्टी की मानेगा, क्यों अशोक गहलोत जी से या भजनलाल जी से इंस्ट्रक्शन लेगा कि गोवर्धन सिंह जी को जेल में डालना है कि नहीं डालना, या इसको राकेश किशोर के ऊपर एक्शन लेना है कि नहीं लेना। ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। आप कह रहे हैं कि अब तक ये जो दबाव है, इस दबाव की राजनीति खत्म हो जाएगी यदि वो वकीलों का प्रतिनिधित्व करें। ठीक है, लेकिन अभी तक, क्योंकि देखिए आपने कहा कि ये चीजें होती है इसलिए जरूरत थी चुनाव की और 5 साल में होने चाहिए, लेकिन डिले हुआ। चलिए देर आए दुरुस्त है, अब हो रहे हैं चुनाव, 22 तारीख को है, 1 हफ्ते का वक्त और है। लेकिन अब तक जिस तरह की प्रक्रिया है, जिस तरह से कैंडिडेट है, आपको वो तो नियम के तहत ही हो रहा है सब कुछ, या इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन? नियम के तहत तो नहीं हो रहा। देखिए नियम तो सबसे पहले ये कहता है डिफॉल्टी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। किसी को एक केस भी दर्ज है ना किसी पे, जैसे अभी श्याम बिहारी जी जो इस पूरे केस को लाए थे, उनके ऊपर बायस्ड होकर केस दर्ज करा दिया, वो तो लास्ट में हाई कोर्ट में वो केस सेटल हो गया और वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब एक केस दर्ज होने पर चुनाव नहीं लड़ सकता, तो जिसने काउंसिल को ही 3 साल आगे खींच लिया, वो तो पूरा की पूरा पैनल चुनाव लड़ने लायक ही नहीं है। अच्छा, कोई कहे, मान लीजिए 1-2 वकील हैं, मैं जानता हूं जिनको, जैसे डॉक्टर महेश शर्मा हैं, देवेंद्र सिंह मल्हाना हैं, वो कहते हैं साहब हमारी चली नहीं। अरे तो भाइयों, आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उस समय काउंसिल से इस्तीफा देकर अपना विरोध दर्शाते कि इस तरह की काउंसिल जो अवैध रूप से है, हम इसके पार्ट नहीं बनते। अब वो 17 आदमी रिपीट हो रहे, वो चुनाव भी लड़ रहे, तो ये तो गलत है। डिफॉल्टी तो वो है भाई, डिफॉल्टी नहीं है तो वहां तक खींच के क्यों ले गए? वो अध्यक्ष भी चुनाव लड़ रहा है। अरे भाई, जब तुम सुप्रीम कोर्ट में ये कहने गए थे कि चुनाव की जरूरत ही नहीं है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में दावा है उनका कि चुनाव की जरूरत नहीं है, तो फिर अब चुनाव लड़ क्यों रहे हो? तुम रिटायर्ड हो भाई। तो इस तरह के अवैध और डिफॉल्टी लोगों को रोकने के लिए नियमानुसार इन्हें अधिकार नहीं है, लेकिन अब वकील साथियों को अधिकार है इन्हें रिजेक्ट करने का, और वो उन्हें करना चाहिए। ठीक है, अभी अब क्योंकि हक है और ये राइट उनका है, वो वोट के जरिए फैसला दे भी सकते हैं। और 22 तारीख सिर्फ 1 हफ्ते का इंतजार, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी, राजेंद्र जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, देखने में सामान्य सा लगता है कि क्या है, बार काउंसिल के ही तो चुनाव है, राजस्थान के वकीलों का ही है, वकीलों के अंदर, लेकिन एक समझना होगा कि 25 सीटों के लिए 84,000 यहां पर वोटर्स, यानी पूरे प्रदेश भर के वकील हैं जो वोट कास्ट करेंगे। एक एक वोट कितना कीमती रहेगा। जो चुनाव 5 साल में होने चाहिए थे, उसको होने में अभी इतना लंबा वक्त लग गया, लेकिन अब चुनाव हो रहे हैं, 1 हफ्ते का इंतजार हो रहा है। और बेहद अहम सवाल यही कि आखिर इन चुनाव में जीतेगा कौन, भरोसा कौन जीतेगा? क्या अनुभव जीतेगा, युवा चेहरा जीतेगा, या फिर महिला? क्योंकि 5 सीट महिलाओं के लिए भी यहां पर रिजर्व है, 2 अन्य है। और ऐसे में किस तरह की एक नई तस्वीर इस बार बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में बनती हुई नजर आएगी? और क्या वाकई में जो समस्याएं हैं वो खत्म होगी, या फिर सिर्फ चेहरे बदल सकते हैं, सिस्टम जस का तस रहता है? ये भी एक अहम सवाल। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।